बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्रीय प्रथम खंड के लिए जो हमने गुप्त वंश को प्रारंभ कर रखा है, तो उसी गुप्त वंश के क्रम में अगले शासक स्कंदगुप्त के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इससे पूर्व में हमने कुमारगुप्त के बारे में पढ़ा है, आज हम स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त जो है, कल हमने चर्चा की थी इस बात पे कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था, जिसको कि कुमारगुप्त ने परास्त जो है वो किया था। तो लेकिन पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम जो था उसकी मृत्यु लगभग 455 ईस्वी में हो गई थी। तो उसकी मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठता है, और सर्वप्रथम तो उसने पुष्यमित्र को पराजित किया और उस पर विजय प्राप्त की। और उससे पूर्व भी हालांकि वो अन्य सैन्य अभियानों में पहले से भी वो शामिल रहता था, अपने पिता के शासनकाल में ही वो अन्य सैन्य अभियानों में शामिल रहता था। मंदसौर शिलालेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त की प्रारंभिक कठिनाइयों का फायदा उठाते हुए बाकाटक शासक जो था नरेंद्र सेन, उसने मालवा पर अधिकार कर लिया, परंतु स्कंदगुप्त ने बाकाटक शासक नरेंद्र सेन को पराजित करके और मालवा पर पुनः अपना शासन जो है वो स्थापित किया। स्कंदगुप्त के बारे में इतिहासकारों का मानना है कि उसने लगभग 12 वर्ष तक शासन किया। उसने विक्रमादित्य, क्रमादित्य आदि उपाधियां धारण की थी। कहोम अभिलेख है जिसमें स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। उसका शासन जो है, शासनकाल स्कंदगुप्त का वो काफ़ी उदार था, वो काफ़ी अच्छा शासक था, और उसके शासनकाल में प्रजा जो थी वो पूर्ण रूपेण सुखी और समृद्ध थी। राजतंत्र का एक सबसे खास पहलू है कि यदि शासक अच्छा है तो प्रजा सुखी और समृद्ध रहती है। ये चूँकि केंद्रीकृत शासन प्रणाली होता है राजतंत्र में, और राजा ही सर्वे सर्वा होता है, वही वो निरंकुश होता है, सारे नियम कानून उसी के हाथ में होते हैं। उसी के द्वारा जितने भी विभाग के अध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष हैं, या जो बड़े बड़े पद होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, सभी उसके आदेश मानने को बाध्य होते हैं। इसलिए अगर शासक अच्छा है तो प्रजा जो है उसको सुख और शांति मिलती है, और साथ ही साम्राज्य और अधिक समृद्ध होता चला जाता है। तो स्कंदगुप्त के शासन को इतिहासकारों ने सुखी और समृद्ध माना है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह एक अत्यंत लोकोपकारी शासक था, जिसे अपनी प्रजा के सुख दुख की निरंतर चिंता बनी रहती थी। जूनागढ़ अभिलेख है जिससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध जो है वो टूट गया था। ये सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य वंश का प्रथम शासक जो था, संस्थापक, उसी के समय में हुआ था। तो उस बांध के टूट जाने के कारण उसने 2 माह के भीतर अतुल धन का व्यय करके पत्थरों की जराई द्वारा जो है उस झील के बांध का पुनर्निर्माण करवा दिया। उसके शासनकाल में हालांकि उसका शासनकाल जो है वो संघर्षों से भरा रहा और संघर्षों की भरमार रही। उसके साम्राज्य पर बराबर आक्रमण होते रहे, लेकिन उसका जो है वो उसने सफलतापूर्वक संचालन किया और उस परास्त किया। हम देखते हैं कि बाकाटक नरेश जो नरेंद्र सेन था, उसने मालवा पर अधिकार कर लिया था, या उससे पूर्व में ही शासक बनने से पहले ही पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था, जिसको कि उसने परास्त किया था। इसके अलावा सबसे अधिक परेशानी उसको मध्य एशियाई के हूनों से हुआ। हून जो था वो एक बहुत ही दुर्दांत कबीला था, और उसके पश्चिम में जो है उस कबीला के साम्राज्य के पश्चिम में जो है रोमन साम्राज्य था, जिसको भी हून से हमेशा खतरा बना रहता था। हालांकि रोमन साम्राज्य काफ़ी शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी हून आक्रमण उस पर बराबर होते रहते थे। और हूनों की ही एक शाखा जो श्वेत हूनों के नाम से पुकारी जाती थी, वो हिंदू कुश पर्वत को पार करके फारस तथा भारत की ओर रुख कर चुकी थी और आ गई थी। उन्होंने सबसे पहले गंधार पर कब्जा किया और फिर गुप्त साम्राज्य को उन्होंने चुनौती दी, पर स्कंदगुप्त जो है उसने हूनों को परास्त किया, और बुरी तरह से परास्त किया, जिसके कारण लगभग 50 वर्षों तक जो है हून अपने आप को भारत से वो दूरी बनाए रखा हूनों ने। स्कंदगुप्त ने जो है वो सौराष्ट्र जो गुजरात का पुराना नाम था, पर्णदत्त को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था, और जो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का कार्य जो है इसी गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा गया था। और उस सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करने के पश्चात उसके किनारे पर्णदत्त ने एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था।
तो हम देखते हैं एक तरह से कि स्कंदगुप्त के समय में कला और संस्कृति को भी संरक्षण प्रदान किया गया था, जिसमें कि मंदिर जो है उसका निर्माण भी हुआ था। गोविंद गुप्त जो स्कंदगुप्त का छोटा चाचा था और मालवा के गवर्नर के पद पर नियुक्त था, उसने स्कंदगुप्त के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और उसका भी दमन स्कंदगुप्त को करना पड़ा था। तो स्कंदगुप्त के 12 वर्ष के शासनकाल में हम देखते हैं कि उसने काफ़ी युद्ध लड़े और बराबर उसके साम्राज्य पे खतरा बना रहा, कभी अपनों से, कभी हूनों से और कभी अन्य शासकों के द्वारा। तो लेकिन उसका सफलतापूर्वक उसने दमन किया और अपने साम्राज्य का संचालन किया। हम स्कंदगुप्त के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गुप्त राजवंश का वो आखिरी शक्तिशाली सम्राट था। 467 ईस्वी, लगभग 467 ईस्वी में जो है उसका निधन हो जाता है और फिर धीरे धीरे गुप्त वंश जो है वो पतन की ओर अग्रसर होता है। तो स्कंदगुप्त को हम अंतिम एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में, गुप्त वंश का एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में मान सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब अगले कक्षा में हम गुप्त वंश के प्रशासन और उससे संबंधित अन्य बातों पे जो आवश्यक होगा उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।